अस्सलाम वालेकुम राज। जी क्लास वॉइस क्लियर है? हेलो। जी क्लास आवाज़ आ रही है? ओके। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम एक्टिविटी डायग्राम डिस्कस की थी, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया था कि अगर हमारे पास यूज केस डायग्राम गिवन है या यूज केस राइट डाउन है, उसको देखकर हाउ कैन वी जनरेट और हाउ कैन वी क्रिएट एक्टिविटी डायग्राम। Okay, so basically this was the example of how to transform use case into activity diagram. ये एक use case written है, ये use case diagram नहीं है, just a use case. इस written use case को देखकर हमने फिर एक activity diagram डिस्कस की। ये activity diagram ड्रॉ की जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी करती थी। फिर उसके बाद हमने एक और लेक्चर देखा था, ये वाला, जिसमें हमने कुछ सिनेरियोज देखे थे और सिनेरियोज पे हमने एक्टिविटी डायग्राम इम्प्लीमेंट की थी। हमने एक्टिविटी डायग्राम के कुछ सिंबल्स डिस्कस किए थे कि व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ एक्टिविटी डायग्राम्स। एक्टिविटी, ट्रांजिशन, डिसीजन बॉक्स, सिंक्रोनाइजेशन बार्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ कैन बी यूज्ड। एक्टिविटीज, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी, वो एक्टिविटीज जो आपकी एप्लीकेशन में यूज हो रही है। लाइक हमने केस स्टडी डिस्कस किया है, वो कोर्स ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम, उसी से रिलेटेड फिर एक्टिविटी डायग्राम यहाँ डिस्कस हुई है। और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या होंगी? क्रिएट क्यूरिकुलम, सिलेक्ट कोर्सेज टू टीच एंड क्रिएट कोर्स कैटलॉग। कि दीज आर सम एक्टिविटीज़। तो हमने एक्टिविटीज़ लिस्ट डाउन कर दी। देन हमने ट्रांजिशन बता दी कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी तक ट्रांजिशन कैसे हो रही है। सबसे पहले क्यूरिकुलम क्रिएट होगा, मीन्स स्केजुलिंग होगी। आपके पास कौन सी क्लास आईडीज हैं, कौन सी क्लास आईडी कब कब स्केजूल हो रही है। सबसे पहले तो कोर्स ऑफरिंग होगी हमारे पास कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। जब कोर्स ऑफर होगा उसके बाद जो है प्रोफेसर कोर्सेज टू टीच सेलेक्ट करेंगे कि उन्होंने सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाने हैं। देन आफ्टर सेलेक्टिंग ऑफ दोज कोर्सेज, कोर्स कैटलॉग विल बी क्रिएटेड। जो हमने देखा था कि हमारा स्केड्यूल या टाइम टेबल, कौन से फैकल्टी कौन सा कोर्स पढ़ा रही है, किस टाइम पे ऑफर होगा, तो उसकी पूरी स्केड्यूलिंग। तो ये हमने ट्रांजिशंस यूज़ कर दी। देन वी हैव डिसीजन पॉइंट्स। डिसीजन पॉइंट्स कोई भी इफ एल्स की स्टेटमेंट। लाइक यहाँ पे क्रिएट कैटलॉग से पहले, सिलेबस क्रिएट करने से पहले, हमारे पास जो टाइम टेबल है वो क्रिएट करने से पहले करिकुलम क्रिएट हुआ, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होने, प्रोफेसर सिलेक्ट करेंगे कौन कौन से कोर्सेज टीच करने। एंड देन अच्छा, जो हम एक्टिविटी डायग्राम बना रहे होते हैं, एक्टिविटी डायग्राम में हम अपने सिस्टम का कोई भी एक फ्लो बता रहे होते हैं कि हाउ सिस्टम विल परफॉर्म या हाउ सिस्टम विल डू सर्टेन टास्क। तो उसी बेसिस पे फिर हम क्या करेंगे, हफ्ते एक पूरा फ्लो बता रहे हैं। और हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर यूज़र या एक पर्टिकुलर एक्टर के रिस्पेक्ट से कुछ टास्क हैं तो उनको हम अलग अलग साइड्स में लाइन में करें, सो दैट वी कैन जनरेट स्विमलैंड्स। तो जो टास्क, जो एक्टिविटी किसी सर्टेन एक्टर से जो है वो बिलोंग कर रहा हो, तो आप उसको अलग अलग पार्टीशन कर दें।
ठीक है, तो क्रिएट क्यूरिकुलम एंड कोर्सेज की कौन सा कोर्स कौन सी फैकल्टी को देना है, वो एलोकेशन और उसके कैटलॉग की क्रिएशन इज द टास्क ऑफ रजिस्ट्रार। तो हमने ये सारे टास्क जो है वो एक साथ तरफ कर दिए। एंड दिस इज द टास्क सिलेक्ट कोर्सेज विच विल बी परफॉर्म बाय द प्रोफेसर। तो उसको हमने डिफरेंट साइड पर कर दिया। आप चाहे तो फ्लो चार्ट के थ्रू सबको सेम भी कर सकते हैं। अगर स्वयं लेंस के थ्रू पार्टीशन करेंगे तो आपकी एक्टिविटी डायग्राम और मीनिंगफुल हो जाएगी, जो ये डिफ्रेंशिएट करेगी कि कौन सा एक्टर, कौन सा ह्यूमन, कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, कोर्सेज टू टीच हो गया। देन असाइन प्रोफेसर टू कोर्सेज। फिर वन बाय वन जो आपके पास रिक्वेस्ट आई है कि जो प्रोफेसर या फैकल्टी कोर्सेज जो है वो रिक्वेस्ट करें कि हम ये कोर्स पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप उनको व्यू करेंगे और व्यू करने के बाद आप एलोकेशन स्टार्ट करेंगे। मीन्स आप स्केड्यूलिंग देखकर प्रोफेसर्स को अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया, जो उनका एक्सपीरियंस है या जो उनकी एक्सपर्टीज़ है, उसी के अकॉर्डिंगली कोर्स एलोकेट करना शुरू कर देंगे। अगर तो असाइनमेंट कंप्लीट हो गई, तमाम प्रोफेसर्स को कोर्सेज असाइन हो गए, तो ये एक डिसीजन बॉक्स है। मीन्स ये एक्टिविटी आप कर रहे हैं, कोर्सेज की असाइनमेंट कर रहे हैं। अगर तो तमाम प्रोफेसर्स को कोर्सेज असाइन हो गए, सो क्या होगा, फिर हमारे पास नो। अगर नहीं हुआ तो आप इसी एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म करते रहें जब तक तमाम कोर्सेज तमाम फैकल्टी को असाइन नहीं हो जाते। अगर नो है तो ऐसे ही चलते रहो, और अगर यस है तो फिर हम उसको देखेंगे कि आगे किस तरीके से हम अपनी एक्टिविटी डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन वी हैव सिंक्रोनाइजेशन बार। सिंक्रोनाइजेशन बार हमें क्या बता रहे होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन बार हमें ये बता रहे होते हैं कि हमारे पास कौन सी एक्टिविटीज पैरेलल में चल रही हैं। सो वी कैन सिंक्रोनाइज डिफरेंट एक्टिविटीज एज वेल। मीन्स अगर एक एक्टिविटी है जो मल्टीपल एक्टिविटीज में स्प्लिट हो रही है, तो वी कैन यूज सिंक्रोनाइजेशन बार फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क। और हमने ये भी देखा था कि सिंक्रोनाइजेशन बार में वी कैन हैव मेनी इनकमिंग ट्रांजेक्शंस एंड वन आउटगोइंग ट्रांजेक्शन, और वी कैन हैव वन इनकमिंग ट्रांजेक्शन एंड मेनी आउटगोइंग ट्रांजेक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि सिंक्रोनाइजेशन बार में बहुत सारी एक्टिविटीज पैरेलल में वर्क करके एज एन इनपुट जा रही हो और आउटपुट एक जनरेट हो रहा हो। और ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट एक इनकमिंग ट्रांजिशन हो और उसकी बेसिस पे मल्टीपल आउटगोइंग ट्रांजिशन हो, लाइक यहाँ पे। ठीक है, असाइन कोर्सेज टू प्रोफेसर असाइन। अगर सारे प्रोफेसर असाइन नहीं हुए तो आप ये असाइनमेंट करते रहें। अगर हो गए, यानी कि सारे कोर्सेज को तमाम फैकल्टी असाइन हो गई, तो फिर नेक्स्ट स्टेप विल बी क्रिएशन ऑफ कोर्स कैटलॉग। कोर्स कैटलॉग हमारे पास क्रिएट होगा। And then create catalog, just one incoming transition going to the synchronization bar। इस synchronization bar में अभी सिर्फ एक ही एक्टिविटी, एक ही ट्रांजिशन इनकम में एज एन इनपुट आई है, विच इज क्रिएट कैटलॉग। जब कोर्स कैटलॉग क्रिएट हो गया, यानी कि टाइम टेबल स्केड्यूल हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लेस कैटलॉग इन बुक स्टोर, मेल कैटलॉग टू स्टूडेंट्स। यानी कि जब आपने कैटलॉग बना लिया तो उसके बाद आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आप उस कैटलॉग को बुक स्टोर में रखवा दें ताकि तमाम स्टूडेंट्स को सर्कुलेट हो सके कि कौन से कोर्सेज कब कब ऑफर हुए। यू कैन मेल टू द स्टूडेंट एज वेल। आप उन स्टूडेंट्स को मेल कर सकते हैं। और अनदर एक एक्टिविटी यहाँ पे एक और आ सकती है, जो हमारा वाला सिनेरियो है कि आप टाइम टेबल पे प्लेस कर दें नोटिस बोर्ड पे। देन जब ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो जाएंगी, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, मैनी इनकमिंग गोइंग्स टू आर सिंक्रोनाइजेशन बार, जो कि उसके बाद फिर आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी। तो ये एक एक्टिविटी हमारे पास कंप्लीट हो गई। तो उस एक्टिविटी को हमने एक्टिविटी डायग्राम में रिप्रेजेंट करवा दिया। स्विम लेंस पार्टीशन। ठीक है, आपने क्या किया, ये जो सारे टास्क थे, ये रजिस्ट्रार के टास्क थे, उसको एक साइड पे कर दिया, और जो टास्क किसी और रोल के थे उसको अनदर साइड पे कर दिया। कनेक्शन आप वही ट्रांजिशन बार से करेंगे, बट दीज स्विम लेंस आर जस्ट यूज फॉर द पर्पस। और इसका पर्पस क्या है कि आप जो है डिफ्रेंशिएट कर सके कि कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा होगा आपके सिस्टम में।
ठीक है, एक और इन्होंने एक्टिविटी डायग्राम डिस्कस की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोडक्ट जो है रिक्वेस्ट होती है, कस्टमर ने एक रिक्वेस्ट सेंड किया आपके पास, आप क्या करेंगे, आपने 3 अलग अलग स्वयं लाइन्स बना दी। इस पूरी एक्टिविटी में कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, कस्टमर, आपका सेल्स डिपार्टमेंट एंड वेयर हाउस। तो ये आपके पास स्वयं लाइन होगा। आपने तीनों रोल्स को अलग अलग जो है वो पार्टीशन कर दिया। उसके बाद आपने एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट की। आपके पास जो है फिल्ड सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी डायग्राम। तो ये एक्टिविटी डायग्राम यहाँ से इनिशिएट हुई। कस्टमर विल रिक्वेस्ट अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपके पास यहाँ कहाँ गया, ये आपके पास गया सिंक्रोनाइजेशन बार में एज एन इनकम। एक इनपुट ट्रांजिशन गई। उसके बाद क्या हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट उस ऑर्डर को प्रोसेस करेगा और फिर क्या होगा, जब प्रोसेस करेगा ऑर्डर तो फिर वो ऑर्डर वेयर हाउस से फुल होगा। मीन्स वो वेयर हाउस से चेक करेगा कि वो ऑर्डर वेयर हाउस पे अवेलेबल है, पुल करेगा मटेरियल और ऑर्डर को शिप कर देगा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट प्रोडक्ट जब कस्टमर ने की उसके बाद ये प्रोसेस फॉलो हो रहे होंगे, तो उसको हमने एक सिंक्रोनाइजेशन बार में एज एन इनपुट दे दिया। देन कस्टमर विल रिसीव द ऑर्डर एंड उसी के साथ साथ सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो कस्टमर का बिल जनरेट कर रहा होगा कि जो जो चीज़ें प्रोडक्ट हमने उसको शिप किए हैं उसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी आएगी। ये एक सिंक्रोनाइजेशन बार में गया। देन कस्टमर विल पे बिल, sales department will close the order and activity diagram will be ended here. ठीक है, इनिशियल एक्टिविटी को आप फिल्ड सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और फाइनल एक्टिविटी को जहाँ आपकी एक्टिविटी डायग्राम ऐड हो रही होती है यहाँ पे आप बुल आई से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सर्कल, आप फिल्ड सर्कल इनसाइड अ सर्कल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम भी हमने लास्ट टाइम देखी थी, इसका मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा से करवा दिया, रिविजन दे दिया। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्यूरी तो नहीं है? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। ओके Okay, Jim, we are going to start the next topic, which is objects and classes. How can we identify different objects and how can we create classes from those selected objects? तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट और हाउ कैन वी डिफरेंशिएट एन ऑब्जेक्ट। तो एन ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग जिसके फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस हो या कोई भी कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी एंटिटी जो कि रियल वर्ल्ड की हो और या ऐसी जो जस्ट एक कॉन्सेप्ट हो। लाइक कोई भी हम अगर कोई गेम बना रहे हैं तो गेम में उसके जो कैरेक्टर्स हैं दैट कैन बी जस्ट अ कॉन्सेप्ट जिसके फिजिकल वर्ल्ड में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन एक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज, अगर मैंने किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करना है, अगर मैंने किसी भी जो है वो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है, ऐसी एक्टिविटी जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हो उसको हम अपनी प्रोग्रामिंग में, उसको हम अपने सिस्टम में मैप करें। So it can be a concept or it can be any real world entities as well जिसको हम अपने प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करवा रहे होंगे। An object can represent something concrete such as just drugs on my computer। ठीक है, कोई भी कंक्रीट चीज भी हो सकती है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट। कंक्रीट मीन्स कंप्लीट, जैसे कि एक ट्रक हो गया और माई कंप्यूटर। ठीक है, एक कंक्रीट मीन्स एक पूरी कंपाइल, एक पूरा एक मुकम्मल तरीके की कोई भी एक फिजिकल एंटिटी भी हो सकती है। और जस्ट कैन बी अ कॉन्सेप्ट सच एज अ केमिकल प्रोसेस।
आप बैंक ट्रांजेक्शन, आप परचेज ऑर्डर, ठीक है कि मैंने कोई रिक्वेस्ट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट की तो वो प्रोडक्ट तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो मैंने ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर वुड बी अ कॉन्सेप्ट। तो उस ऑर्डर के पीछे पूरी, जैसे हमने एक एक्टिविटी डायग्राम देखी कि सेल्स डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होगा, वेयर हाउस भी होगा, तो वो जो एक पूरा प्रोसेस है दैट वुड बी अ कॉन्सेप्ट। मैरिज क्रेडिट हिस्ट्री, ठीक है कि क्रेडिट हिस्ट्री क्या रही है, और एन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। State, behavior, and identity. Each object in a system has three characteristics: state, behavior, and its identity. State क्या होगा, कोई भी पॉसिबल स्टेट जिसमें वो ऑब्जेक्ट अभी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं सिस्टम की बात करूँ, कोई भी एटीएम मशीन है तो उसका क्या स्टेट हो सकता है, ऑन एंड ऑफ। अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो उसकी पावर ऑन एंड ऑफ, सो दैट इज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो उसकी कंडीशन बता रहा हूँ कि अभी उसकी करंट कंडीशन क्या है। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ, एक स्टेट है मेरे पास स्टूडेंट, तो उसका स्टेट क्या हो सकता है, एक्टिव स्टूडेंट और नॉट एक्टिव। अगर वो सेमेस्टर में कोर्सेज में एनरोल किया तो इट वुड बी एक्टिव स्टूडेंट, और अगर उसने नहीं किया तो वो एक्टिव नहीं है। सिमिलरली हम ये भी बता सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट है या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है। दैट इज ऑल्सो द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टिपिकली चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, वो क्या कहने हैं कि स्टेट कैन बी चेंज। अगर मशीन ऑफ है तो इट कैन बी ऑन अगेन, और अगर ऑन है तो इट कैन बी ऑफ एज वेल। स्टूडेंट अगर एक्टिव है, इस करंट सेमेस्टर में, हो सकता है नेक्स्ट अपकमिंग सेमेस्टर में उसने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो वही एक्टिव स्टूडेंट आगे जाके नॉट एक्टिव स्टूडेंट हो सकता है। इट इज डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज कॉल्ड एट्रीब्यूट। अच्छा, अब हम ऑब्जेक्ट का स्टेट कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग की बात करें और प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट कर रहे हो हम एक ऑब्जेक्ट को, तो उसका स्टेट हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसके उसके एट्रीब्यूट से। लेट्स से अगर मैं पर्सन की बात कर रही हूँ, तो पर्सन का नेम, उसका एड्रेस कैन बी द एट्रीब्यूट which can be changed after some time as well with the values of the properties। वो कह रहे हैं, और हम उन प्रॉपर्टीज को वैल्यूज देंगे तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का स्टेट डिटरमाइन हो सकता है। प्लस द रिलेशनशिप द ऑब्जेक्ट में है विद अदर ऑब्जेक्ट, और हम ये भी बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, जब हम अभी एग्रीगेशन वगैरह भी आपने पढ़ा होगा ओप में, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखी होगी कोड में। ठीक है, तो वहां पे हम जब रिलेशनशिप बता रहे होते हैं, एक क्लास जब दूसरे क्लास से कनेक्ट कर रही होती है, कंपोजिशन या एग्रीगेशन हो रही होती है, तो उसको हम कैसे मैप करते हैं अपने कोडिंग में। सो दैट वुड टेल द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इन्होंने एग्जाम्पल दिए। फॉर एग्जाम्पल, अ कोर्स ऑफरिंग ऑब्जेक्ट इन द रजिस्ट्रेशन सिस्टम मे बी इन वन ऑफ द टू स्टेट्स, ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक है, वो कह रहे हैं जब कोई कोर्स ऑफर हो रहा है अपने पास तो उसके दो स्टेट हो सकते हैं, either that course can be open for registration, और जब सारी registration complete हो गई it would be closed। now further no more further students can be added to the course। हाँ, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन भी हम पढ़ेंगे क्लास डायग्राम में, इसी टॉपिक में अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एग्रीगेशन क्या होती है, कंपोजिशन क्या होती है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर अ कोर्स ऑफरिंग इज लेस देन 10, द स्टेट ऑफ द कोर्स ऑफरिंग इज ओपन। लेट अज्यूम, ये कह रहे हैं कि एक कोर्स में 10 स्टूडेंट्स इनरोल हो सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास अभी जो स्टूडेंट्स इनरोल या रजिस्टर हो चुके हैं उस कोर्स में, उनकी तादाद 10 से कम है, तो कोर्स ऑफ इस स्टेट क्या होगा इस ऑब्जेक्ट का, द कोर्स ऑफरिंग इज ओपन। When the 10th student registered for the course offering, the state becomes closed। वो कह रहे हैं जैसे ही 10th स्टूडेंट रजिस्टर कर पा लेगा इस कोर्स को, तो status of the course would be closed। Now no further more students can be added। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेट हो गए किसी भी ऑब्जेक्ट के। बिहेवियर, बिहेवियर क्या बता रहा होगा कि वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से सर्टेन टास्क परफॉर्म कर रहा है। बिहेवियर मीन्स उसकी क्या फंक्शनैलिटी है। Behavior is implemented by the set of operations for the object।
जब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट उसका स्टेट बता रहे होते हैं, और ऑब्जेक्ट के मेथड्स फंक्शंस उसके फंक्शनैलिटी बता रहे होते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कोई काम करेगा कैसे। In the registration system, a course offering could have the behavior add a student and delete a student. अगर हम इसी तरह कोर्स ऑफरिंग के ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास कौन कौन से बिहेवियर हो सकते हैं, ऐड अ स्टूडेंट एंड डिलीट अ स्टूडेंट। तो ये मेथड हम क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे, और जब कोई नया स्टूडेंट रजिस्टर करेगा उस कोर्स के लिए तो ऐड अ स्टूडेंट का मेथड कॉल होगा, और वो जो सारी फंक्शनैलिटी है वो ऐड अ स्टूडेंट के मेथड के पीछे आप इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। सो बिहेवियर बेसिकली ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी डिटरमाइन कर रहा होता है कि वो ऑब्जेक्ट कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है। आइडेंटिटी मीन्स दैट ईच ऑब्जेक्ट इज यूनिक। अच्छा, अब आइडेंटिटी की हम बात करें, स्टेट हो गया, बिहेवियर हो गया, नाउ द थर्ड वन इज आइडेंटिटी। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद इन अ सिस्टम? Identity means that each object is unique even if its state is identical to that of another object. वो कह रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट जो आप स्टोर करेंगे मेमोरी में उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होगी। अगर उनकी वैल्यू सेम भी हो या स्टेट सेम भी हो, उसके बावजूद भी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट अगर आपने बनाए हैं और वो आइडेंटिकल है, मीन्स एक जैसे हैं, बट मेमोरी में उनकी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होगी और मेमोरी के लिए वो यूनिक ऑब्जेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप वो एग्जाम्पल किस तरीके से दे रहे हैं, Algebra 101 Section 1 and Algebra 101 Section 2 are two objects in the course registration system. Similarly, जैसे हमारे पास कीट में होता है, एक कोर्स की मल्टीपल जो है वो आईडीज असाइन होती है। ठीक है, अब हो सकता है कि हमारे पास जैसे पीएफ का कोर्स है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, तो उसकी एक सेमेस्टर में 6 6 7 7 आईडीज जो है वो क्रिएट होती है और उसमें स्टूडेंट रजिस्टर होते हैं। कोर्स एक ही है पीएफ का, लेकिन उसके डिफरेंट आईडीज या डिफरेंट सेक्शंस है। ठीक है, कोर्स भी वही है, उसकी आउटलाइन भी वही है। ठीक है, लैब के ड्यूरेशन भी वही है, मार्क्स क्राइटेरिया भी वही है। ठीक है, कंटेंट भी सेम है, लेकिन अलग अलग फैकल्टीज है, अलग अलग स्टूडेंट है। तो हर कोर्स जो अलग अलग हमने आईडीज बनाई है वो मेमोरी में उसकी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होगी, हर आईडी की एक यूनिक आईडी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या है कि अलजेब्रा 101 सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 टू ऑब्जेक्ट्स है जो कि कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑल्सो दे आर बोथ कोर्स ऑफरिंग्स, दे ईच हैव अ यूनिक आइडेंटिटी। वो कह रहे हैं हालांकि दोनों ये कोर्स ऑफरिंग्स हैं, यानी कि दोनों कोर्सेज ही हैं, यूनिक ही हैं, इनके ऑब्जेक्ट मतलब स्टेटस सेम हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी दीज बोथ आर द हैव यूनिक आइडेंटिटी। दोनों की अपनी यूनिक आइडेंटिटी है जो इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट करवा रही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ये होगा हमारे पास, मीन्स ये एक अलग ऑब्जेक्ट होगा। HTML नोटेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट, जब हम UML की बात कर रहे हैं, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, तो उसमें हम ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस, अ रेक्टेंगुलर, उसके अंदर ऑब्जेक्ट का नेम विच इज अंडरलाइंड। व्हाट इज अ क्लास? अच्छा, अब हमने ऑब्जेक्ट्स की तो बात कर ली, वी कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट फॉर एन एप्लीकेशन। सो व्हाट इज अ क्लास? ऑब्जेक्ट तो हम कह रहे हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी हो सकती है। नाउ हाउ वी मैप दैट ऑब्जेक्ट इनटू एन एप्लीकेशन इज कॉल्ड अ क्लास। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कोड कर रहे होते हैं, ठीक है, वी कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम ये रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात ही करें तो उसमें प्रोफेसर भी एक ऑब्जेक्ट है, उसमें कोर्स ऑफरिंग भी एक जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोर्स इटसेल्फ भी एक ऑब्जेक्ट है, रजिस्ट्रार भी एक ऑब्जेक्ट है। सो वी हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और हर ऑब्जेक्ट के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होंगे और हर ऑब्जेक्ट के अपने अपने बिहेवियर्स होंगे। तो जब हम क्लास की बात कर रहे हैं तो बेसिकली क्लास क्या है, हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रुप है उसको डिफाइन करने के लिए वी कैन यूज क्लासेस, विच इज जस्ट अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लास बना रहे होते हैं। एंड क्लास क्या होती है, एक टेम्पलेट होती है जो हमें बता रही होती है कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड स्टेट उसके क्या क्या होंगे और उसके क्या क्या बिहेवियर हो सकते हैं। उस क्लास से जो जो ऑब्जेक्ट बिलोंग कर रहे होंगे उसको हम क्रिएट करेंगे, और उसके लिए वो सारे एट्रीब्यूट्स और सारे मेथड्स एप्लीकेबल होंगे। सो इट सेल्फ क्लास मेमोरी में कोई स्पेस नहीं ले रही होगी, बट इट जस्ट
इज बेसिकली अ फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम पहले क्लास बना रहे होते हैं, जो कि सिंपल एक टेम्पलेट होता है। मीन्स टेम्पलेट मीन्स क्या, कि सिंपल एक फॉर्म है, ये सिंपल हमारे पास एक हम इसको कह सकते हैं कि एक टेम्पलेट है, एक ऐसा वर्जन है जिसको कस्टमाइज करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिस बस कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड है। और इट सेल्फ मेमोरी में क्लास कोई स्पेस नहीं ले रही होती। उस क्लास को देखकर जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में स्पेस ले रहे होते हैं। Each object is an instance of some class and objects cannot be instances of more than one class। वो कह रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट जो आप क्रिएट करेंगे वो किसी न किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, किसी न किसी क्लास का इंस्टेंस होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस को हम डिफ्रेंशिएट ऐसे कर सकते हैं। लेट से हमारे पास ये जो ERP-AAD का कोर्स है, ठीक है, इस कोर्स में हमारे पास 20 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है। ठीक है, सो दीज ऑल 20 स्टूडेंट्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास। क्लास क्या है, ERP-AAD का कोर्स इज अ क्लास, और इसमें लेट अज्यूम के 20 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है, तो वो तमाम 20 के 20 स्टूडेंट्स आर ऑब्जेक्ट। और अगर मैं इंस्टेंस की बात करूं तो जो एक्टिव ऑब्जेक्ट्स राइट नाउ इस स्टेज पर है उसको हम इंस्टेंसेस कह रहे हैं। लेट्स से मैं कह रही हूँ कि उन 20 स्टूडेंट्स में से अभी जो स्टूडेंट प्रेजेंट है इस वक्त टाइम में इस क्लास में, दीज आर इंस्टेंसेस। सो इंस्टेंसेस आर बेसिकली ऑब्जेक्ट्स जो कि एक्टिव ऑब्जेक्ट्स है। रजिस्टर तो 20 है, लेकिन अभी कितने हमारे पास एक्टिव है, जस्ट 12। सो दीज 12 आर इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस मीन जो अभी राइट नाउ एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड इंस्टेंसेस आर फ्रॉम ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट्स है वो जो 20 के 20 वो सारे स्टूडेंट आप सब ऑब्जेक्ट है। और मैं आइडेंटिफाई कैसे कर सकती हूँ कि ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस क्या है, जो पार्टिसिपेंट्स अभी राइट नाउ एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है उनको हम इंस्टेंस कह रहे हैं। तो एक्टिव ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इंस्टेंस। ईच ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ सम क्लास। हर ऑब्जेक्ट जो है वो किसी न किसी क्लास का इंस्टेंस होगा। ठीक है, वो 20 रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो है वो आपकी इस क्लास के इंस्टेंस है, ERP-AAD की क्लास के। एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंसेस ऑफ मोर देन वन क्लास। तो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट एक एक टाइम में एक से ज्यादा क्लास का इंस्टेंस नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट तो हो सकता है लेकिन इंस्टेंस नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप इस एक से ज्यादा कोर्सेज में इनरोल्ड हो, so you are object of more than one classes, but at a time you can be instance of any one class at a time। इस पर्टिकुलर क्लास में आप अगर आपने ये वाली क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप जूम मीटिंग ज्वाइन किए, सो यू आर इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास राइट नाउ। अगर आप ये क्लास छोड़ के किसी और क्लास के अभी राइट नाउ चले जाएंगे तो फिर आप इस क्लास के इंस्टेंस नहीं रहेंगे, बल्कि जिस किसी और क्लास में एनरोल होकर आप उस क्लास के इंस्टेंस बन जाएंगे। ऑब्जेक्ट दोनों सोर्सों में है, लेकिन इंस्टेंस करंट लाइव एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल द कोर्स ऑफरिंग क्लास में बी डिफाइंड विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो कह रहे हैं कि जो हमने कोर्स ऑफरिंग वाली क्लास है अगर हम उसको डिटरमाइन करें तो उसमें हमारे पास ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट, लोकेशन एंड टाइम ऑफर। और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, कोर्स नेम, कोर्स आईडी, कोर्स की लोकेशन क्या है। ठीक है, कि अगर ऑन कैंपस क्लासेस हो रही हैं तो किस लोकेशन पे हमारे पास कोर्स होगा, क्लास नंबर क्या होगा, एंड टाइम ऑफर, वो कोर्स का टाइमिंग क्या है जब कोर्स जो है वो स्टार्ट होगा, टाइम ड्यूरेशन। दिस कैन बी द प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस। ऑपरेशन मींस मेथड्स, फंक्शंस। ऑपरेशंस क्या होंगे कोर्स ऑफरिंग से, रिट्रीव लोकेशन, कि हम लोकेशन को रिट्रीव कर सके, फाइंड आउट कर सके क्लास कहाँ होगी। रिट्रीव टाइम ऑफ डे, किस टाइम पे क्लास होगी वो टाइम हम देख सकें। एड अ स्टूडेंट टू द ऑफरिंग, उस कोर्स में और स्टूडेंट को ऐड करना। सो दीज आर द ऑपरेशंस जो कि कोर्स ऑफरिंग क्लास में परफॉर्म हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस हो सकते हैं। दीज आर द बेसिक। अ गुड क्लास शुड हैव वन मेजर थीम। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक मेजर थीम हो जो उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल अ क्लास दैट हैज द कैपेबिलिटी of maintaining information about a student and the information about all the course offerings that the student has taken over the year is not a good class since it does not have one major theme। कह रहे हैं कि अगर आपने एक क्लास बनाई है
जो कि इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रही है स्टूडेंट से रिलेटेड, साथ साथ वो कोर्स ऑफरिंग भी इनरोल बता रही है कि ये स्टूडेंट इन कोर्सेज में इनरोल हुआ है। सो इट कैन नॉट बी कंसिडर अ गुड क्लास। क्यों? क्योंकि उसकी एक थीम नहीं है, एक सिंगल एंडेड फंक्शनैलिटी नहीं है। वो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी मेंटेन कर रही है और वो ये भी बता रही है कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हुए। सो इससे बेटर नहीं है कि हम स्टूडेंट और स्टूडेंट हिस्ट्री की एक अलग अलग क्लास बना दें। स्टूडेंट में स्टूडेंट का बेसिक डाटा और स्टूडेंट हिस्ट्री में कि वो स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल्ड हुआ है। तो दिस वुड बी द बेटर चॉइस कि आप एक ही क्लास को एक क्लास में, मतलब बेसिकली वो एक्सप्लेन ये करना चाह रहे हैं कि जब आप कोई क्लास बनाए तो वो क्लास सिंगल फंक्शनैलिटी क्लास हो, उसमें कोई एक मेजर थीम हो, एक मेजर फंक्शनैलिटी हो जिसको परफॉर्म करने के लिए आप क्लास क्रिएट करते हो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं दिस क्लास शुड बी स्प्लिट इनटू टू रिलेटेड क्लासेस, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट हिस्ट्री। स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट में जाएगी और उसकी कोर्स से रिलेटेड सारी हिस्ट्री, जब वो आपके पास आया कौन कौन से कोर्सेज में एनरोल हुआ, उसकी परसेंटेज क्या थी, मार्क्स कितने थे, जीपीए कितनी थी, तो ये सारी चीजें स्टूडेंट हिस्ट्री की क्लास में जाएंगी। तो आप दो अलग अलग क्लासेस बना सकते हैं। UML notation for a class. How can you represent a class in a unified modeling language? Classes should be named using the vocabulary of the domain. वो कह रहे हैं क्लास का नाम आप वो रखें जो डोमेन, जिस डोमेन के अंदर वो यूज हो रही है उसी से रिलेटेड। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट है तो क्लास भी हमारे पास, क्लास का नाम हम क्या रखेंगे, स्टूडेंट, जिसको देखकर हम आइडेंटिफाई कर सके कि अच्छा ये क्लास है तो इसमें इस टाइप के टास्क परफॉर्म हो रहे होंगे। द नेम शुड बी अ सिंगुलर नाउन। आपके पास जो नेम होगा क्लास का इट शुड बी अ सिंगुलर नाउन। In the UML, classes are represented as compartmentalized rectangles. हम compartmentalized rectangle यूज कर रहे होते हैं जिसमें हम क्लास के डिफरेंट उसको कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। थ्री हमारे पास कंपार्टमेंट बनते हैं, रेक्टेंगल तीन बनते हैं। फर्स्ट वाला क्लास का नाम के लिए यूज होता है, सेकंड वाला उसमें जितने एट्रीब्यूट्स हो क्लास के, एंड थर्ड वन इज द फॉर मेथड्स एंड functions. The top compartment contains the name of the class, the middle compartment contains the structure of the class attributes, the bottom compartment contains the behavior of the class. Let's say class name is course offering, attributes क्या क्या हो सकते हैं इस क्लास के, उसका लोकेशन, उसका टाइम, कौन सी फैकल्टी है, एंड मेथड और फंक्शन क्या हो सकते हैं, एड स्टूडेंट। ठीक है, तो मेथड हमेशा लास्ट वाले बॉक्स में आएंगे, मिडिल वाले में हमेशा एट्रीब्यूट्स आएंगे और फर्स्ट वन में क्लास का नेम। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक है, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो गई। स्टेरियोटाइप्स एंड क्लासेस। ठीक है, हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि स्टीरियोटाइप्स भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टेरियोटाइप्स क्या कर रहा है, किसी भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को देखकर वी कैन क्रिएट एन अनदर मॉडल। ठीक है, एक एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है हमारे पास, उस कंपोनेंट से रिलेटेड अगर हमने एक नई चीज बनानी है या एक नई चीज जनरेट करनी है तो हम उस एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को यूज करते हुए हम न्यू टाइप डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट कैन बी रिप्रेजेंट थ्रू स्टीरियोटाइप, जैसे हमने यूएमएल में यूज केसेस में भी पढ़ा था। इंक्लूड और एक्सटेंड को हम गिलोमेट्स में रिप्रेजेंट करके स्टीरियोटाइप बता रहे थे, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। Here we can create new kinds of classes. वो कह रहे हैं कि existing class से ही आप नई classes generate कर सकते हैं और उसके लिए आपको स्टेरियोटाइप का कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा। ये भी हम अभी एग्जांपल के साथ देखेंगे किस तरीके से वी कैन जनरेट स्टेरियोटाइपिंग विद इन अ क्लास। लेट्स से एक क्लास है, उसी क्लास से हम स्टेरियोटाइप कैसे जनरेट कर सकते हैं। Some common stereotypes for a classes are entity, boundary, control, utility and exception. वो कह रहे हैं कि जब आप किसी क्लास में या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें उससे रिलेटेड जो क्लासेस हो उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एंटिटी, बाउंड्री, कंट्रोल, यूटिलिटी एंड एक्सेप्शन क्लास।
यही वो चीज़ें हैं जो आपके प्रोजेक्ट में मुझे रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है क्लास, सुनने के जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोर्स प्रोजेक्ट प्रपोजल सबने सबमिट करवा दिया है? जी क्लास, प्रपोजल सबने, प्रोजेक्ट प्रपोजल सबने सबमिट करवा दिया है? ओके, ठीक है। तो आई एज्यूम कि आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हमारे पास स्टेरियोटाइप्स के थ्रू काम हो रहा हो। मीन यू शुड प्रॉपरली डिफाइन कि आपकी जो सिस्टम है, आपकी एप्लीकेशन है, उसमें जो है वो एंटिटी क्लासेस कौन सी होंगी, बाउंड्री क्लासेस कौन सी होंगी, एंड कंट्रोल, ये 3 क्लासेस मुझे चाहिए। ठीक है, काम हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पीएफ में या ओप में आपने कोडिंग की होगी, लेकिन उन उस जो कोड किया है उसमें आप डिफरेंशिएट करेंगे कि एंटिटी, बाउंड्री और कंट्रोल क्लासेस कौन कौन सी है। सो एट द टाइम ऑफ वाइवा आई विल आस्क कि ये आपके पास क्लासेस हैं, तो इसमें से मुझे बताएं कि एंटिटी कौन सी है, बाउंड्री कौन सी है और कंट्रोल कौन सी है। सो हैं वो क्लासेस ही, लेकिन आप उसको किन डिफरेंट काइंड में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एंटिटी, बाउंड्री, कंट्रोल, यूटिलिटी एंड एक्सेप्शन क्लास। द क्लास नेम इंक्लूड्स इन गिलिमेंट्स, आप इन गिलिमेंट्स में क्लास नेम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इनक्लोज कर रहे होंगे। Icons for the stereotypes of control, entity and boundaries are supplied. These stereotypes are, अब वो बता रहे हैं कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास बाउंड्री क्लास। बाउंड्री क्लास की रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है। देन वी हैव एंटिटी क्लास, एंटिटी क्लास को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एंड कंट्रोल क्लास, दीज आर द सिंबल्स, हमेशा बाउंड्री, एंटिटी एंड कंट्रोल क्लासेस को हम इन सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, ये सब चीजें भी आपने अपने डॉक्यूमेंट में, जो हम डायग्राम्स बनाएंगे, क्लास डायग्राम सिंपल बनेगी, उसके बाद फिर हम बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस को भी डिफरेंशिएट करेंगे उसी मेन क्लास डायग्राम से। एंड देन वी हैव एक्सेप्शन क्लास, रजिस्ट्रेशन एरर। अब ये इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कोर्स ऑफरिंग वाली क्लास है। कोर्स ऑफरिंग वाली क्लास में सबसे पहले आपके पास फ्रंट एंड होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। जब कोई भी स्टूडेंट उस कोर्स में रजिस्टर होना चाह रहा होगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेगा। तो दैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वुड बी अ बाउंड्री क्लास। यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन में जो फॉर्म जनरेट करेंगे, जो सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट से ले रहा होगा, दैट क्लास वुड बी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो फॉर्म होगा, ये जो फ्रंट एंड व्यू हो रहा होगा, दैट इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। लाइक जब हम एटीएम पे जाके कैश विड्रॉ करवा रहे होते हैं, तो जो उसका यूजर इंटरफेस होता है, वो हमारे पास बाउंड्री क्लास होती है, थ्रू विच आपका जो यूजर है, जो एक्टर है, जो आपके सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा होता है, दैट क्लास इज कॉल्ड बाउंड्री क्लास, जो हमारे पास यूजली फ्रंट एंड होगा, थ्रू फॉर्म या थ्रू डिफरेंट इंटरफेस। तो जो इंटरफेस होगा वो हमारे पास बाउंड्री क्लास होगा। उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब स्टूडेंट रजिस्टर कर रहा होगा, तो रजिस्टर करते वक्त वो जो फॉर्म फिल कर रहा होगा, so that form basically through which he can communicate with the system, that form is considered as a boundary class. जैसे हम कोई विजुअल स्टूडियो में कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं, सो दैट फॉर्म, उस फॉर्म की भी एक क्लास बनती है। बाय डिफॉल्ट फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 एंड सो ऑन। और वो सब किससे ड्राइव हो रहे होते हैं, बाय डिफॉल्ट फॉर्म से। तो ये काम ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। तो आपने भी अपने जो आप प्रोजेक्ट करेंगे उसको इसी तरीके से डिवाइड करना है। अच्छा, मीटिंग होने वाली, एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे और फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे।